मेरा नाम सहर है और मेरा ताल्लुक एक खाते पीते घराने से है। हमारी छोटी सी फैमिली थी। मैं, मेरे वालिदैन और एक छोटा भाई। हमारी दुनिया एक दूसरे के गिर्द ही घूमती थी। ज्यादा बाहर जाना, सोशल होना मुझे पसंद भी नहीं था। मैं खामोश मिजाज थी, मगर हर चीज पर गहरी नजर रखती थी और खामोशी से हर चीज का तज्जिया करती थी। मुझे ज्यादा बातूनी लोग पसंद नहीं थे। मेरा ख्याल था कि इंसान जितना बोले सोच समझकर अच्छा बोले, ताकि उसकी जबान की वजह से वो किसी मुश्किल में न फंसे। जैसे ही मैं 20 साल की हो गई, मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लग गई। हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी ही शादी भी हो गई थी। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, मगर मेरी खाला बज़िद थी कि सहर को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। बचपन से वो अक्सर मेरे सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती थी और अपने छोटे बेटे साइम का नाम लेकर कहती, सहर तू साइम की दुल्हन बनेगी। अम्मी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती थी। अम्मी को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे रिश्ते आने लगे। खाला को एकदम चुप सी लग गई और अम्मी मेरे सामने अक्सर इजहार करती थी कि हमेशा तुम्हारी खाला बोलती थी कि तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। मैं भी खुश थी कि साइम अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अपनी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, तुम्हारा हम उम्र भी है, मगर अब तुम्हारी खाला बिल्कुल चुप हो गई है। अम्मी परेशान नजर आ रही थी और परेशान तो मैं भी थी। खाला मुझे शुरू से साइम का हवाला देती आई थी, तो लाशऊरी तौर पर मैं भी साइम के बारे में ही सोचने लगी थी। मगर एक दिन अचानक खाला मेरे लिए रिश्ता लेकर आई और अम्मी बहुत खुश लग रही थी। मैं भी मुतमईन हो गई, मगर जब खाला ने बताया कि वो मेरे लिए अली का रिश्ता लाई है, तो सब एकदम चौंक गए। अली खाला का बड़ा बेटा है और मुझसे 5 साल बड़ा था, मगर अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अली का नाम सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि खाला साइम का रिश्ता लाएंगी। तब खाला ने अम्मी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि सहर मेरी बहू बने, मगर साइम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा, जबकि अली राजी है। अब आप लोग मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, साइम की दुल्हन बने या अली की। मुझे तो सहर को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश है। अम्मी अब्बू परेशान होकर खाला से सोचने का वक्त मांगा। उधर मेरा दिल भी बुरी तरह टूट गया। कहाँ साइम और कहाँ अली। साइम खुश मिजाज था, मेरा हम उम्र था, जबकि अली मुझसे बड़ा था और संजीदा रहता था। मुझे खाला पर भी गुस्सा आया जब साइम ने इनकार किया, तो क्या जरूरत थी अली की बात छेड़ने की। कुछ रोज सलाह मशवरे के बाद मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और मुझे भी कॉल किया कि साइम की बनिस्बत अली समझदार है, तुम्हें खुश रखेगा। साइम लाउबाली सा है। नाचार वालिदैन के फैसले पर मैं भी राजी हो गई। वैसे भी मुझे साइम से कोई इश्क मोहब्बत तो थी नहीं, बस खाला ने शुरू से वहाँ तवज्जो दिलाई तो मैं भी उसके बारे में सोचने लगी। मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में साइम के लिए बहुत गुस्सा था। इनकार की हद तक मेरे अंदर साइम के लिए नफरत के जज्बात उभरने लगे थे। यूँ हमारे घर की शादी की तैयारियां शुरू हो गयी, क्योंकि मेरे अब्बा मौलवी किस्म के इंसान थे। वो मंगनी वगैरह को अहमियत नहीं देते थे, इसीलिए डायरेक्ट शादी की डेट रखी गई। मगर मेरा दिल न जाने क्यों बुझा बुझा सा था। मैं शादी होकर अली की हमराही में खाला की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी बहू बनकर आ गई। खाला बहुत खुश थी और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। शादी के दौरान साइम चहक रहा था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई को मेरे हवाले से तंग कर रहा था और मैं खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। वो अली से कहने लगा, मैं एक हुस्न परस्त शख्स हूँ, देखना मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हो, फिर तुम ये देखकर जेलिस होना। पता नहीं मुझे ये लगा कि उसने मेरी गंदुमी रंगत पर चोट की है। मेरा दिल यक बारगी से धड़का था। अपने ठुकराए जाने का एहसास मुझे उस वक्त बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा था। मैं समझ गई थी कि उसने खाला से मेरी बुराई की होगी, यही कि मेरा रंग गोरा नहीं है। हालांकि मैं सादगी में भी अपने हल्के गंदुमी रंग से बहुत ज्यादा दिलकश लगती थी। बहुत तैयार होती तो बहुत सी लड़कियों को मात देती थी, लेकिन साइम के जुमले मेरी तजलील लगे थे। जब मुझे कमरे में ले जाया गया तो मैं तजब्जुब का शिकार थी कि न जाने साइम की बातों की वजह से अली मुझे क्या कहेंगे। लेकिन अली, जो हमेशा खामोश और संजीदा नजर आता था, उसने इतनी मोहब्बत से अच्छी अच्छी बातें की, मेरी तारीफ की और बताया कि वो कितना खुश है। उसने कहा, तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, लेकिन अम्मी तुम्हें साइम के लिए पसंद कर रही थी, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन अच्छा हुआ कि साइम ने खुद ही इस रिश्ते से मना कर दिया और तुम मेरी हो गई। मुझे तुम मिली, मुझे सारी जहान की दौलत मिल गई। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे दिल से सारे वहम खत्म हो चुके थे और मेरे दिल में पड़ा गुबार एकदम से छट गया, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि कोई उसे चाहे। मुझे अब अली की चाहत मिल गई थी। मुझे साइम से नफरत सी महसूस होने लगी थी, जिसने मुझे ठुकरा दिया था। शादी की गहमा गहमी में दावतों वगैरह में वक्त का पता ही नहीं चला। अब मैं घर के काम काज करने लगी थी। साइम जो हर वक्त चहकता रहता था, मैंने महसूस किया था कि अब चुप चुप रहने लगा है। जब भी मुझे और अली को खुश और हंसते मुस्कुराते देखता, यकदम उसका चेहरा मुरझा जाता और जहाँ हम दोनों होते वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब और मशकूक किस्म की लग रही थी। मैं एक रात कमरे में पानी रखना भूल गई और रात को
जब प्यास की शिद्दत से मैं किचन में पानी लेने गई तो हैरान रह गई। साइम हाथ में लोटा लिए छत की तरफ जा रहा था। मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया, मगर मैंने भी कोई सवाल जवाब करना मुनासिब नहीं समझा और कमरे में आ गई। वैसे भी अब साइम से बिल्कुल भी मैं बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे उसकी हरकत बड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मगर अब तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता कि किसी काम से बाहर आती तो देखती साइम लोटा लिए छत की तरफ जा रहा है। एक बार मैंने उससे पूछ ही लिया कि साइम तुम क्या करते हो, रोज लोटा लेकर छत पर क्यों जाते हो? तो साइम ने जिस किस्म का मुझे अजीब इशारा किया, मैं शर्मिंदा सी हो गई। मुझे अपने कमरे में आ गई और खुद को कोसने लगी कि मुझे क्या जरूरत थी साइम से पूछने की। मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए। उसके इशारे का तस्वुर में आते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। न जाने वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा था। बिना बोले ही वो मुझे इशारे में कह रहा था, खुद देख लो। कुछ दिन तो मैंने यूं ही जाहिर किया जैसे मुझे इस बात से कोई सरोकार ही नहीं है कि साइम छत पर लोटा लेकर जाता क्यों है, लेकिन दर हकीकत में सोचने लगी थी कि साइम आखिर ऐसा भी क्या करता है। मैंने इस बात का जिक्र अली से भी नहीं किया। एक रोज मेरी आंखों ने देखा, मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मेरा दिल तो ये सब देखकर धड़कना ही भूल गया था। मुझे साइम पर शक सा होने लगा। उसने एक रोज जब मैंने देखा साइम चुपके से लोटा उठाए छत पर जा रहा था तो मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई। हालांकि मैं जानती थी कि ये गैर मुनासिब सी हरकत है, लेकिन फिर भी मैं बड़े मोहतात कदम उठाती हुई ऊपर चली गई, क्योंकि जो काम मैंने साइम को करते देखा था उसका ताल्लुक भी लोटे से था। मैं साइम के पीछे छत पर आ गई, क्योंकि हमारी सारे घर वाले जल्दी सो जाते थे। छत के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। अजीब मंजर था। मेरा देवर अजीब हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था पागल हो गया है। कभी लोटे के गिर्द गोल गोल चक्कर काटता तो कभी एक जगह बैठ जाता और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगता और अजीब अजीब शक्लें बनाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है और वो ये सब क्या कर रहा था। चंद दिन पहले भी मैंने यही देखा था। साइम जब लोटा छुपाकर छत पर ले जा रहा था तो उस लोटे से धुआं सा निकल रहा था। ये देखकर मुझे अपने देवर पर कुछ शक सा हुआ था। मैं भी इसी बारे में सोच ही रही थी कि वो आखिर ये सब कर क्या रहा है कि जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो नजरों के तसादुम में उसकी लाल आंखें देखकर मैं डर गई। एक तो खुली छत, उस पर आधी रात का पहर और फिर साइम की सुर्ख आंखें। मेरा तो ये सब देखकर खून ही खुश्क हो गया था। इससे पहले कि मैं नीचे जाती उसकी धारदार आवाज पूरी की पूरी से मैं कांप गई। तभी उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया और मैं अपने कदम घसीटती उसके पास आई। उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और मैं डर गई और बैठ गई। और फिर उसने मुझे कहा, भाभी आपको पहले दिन से बहुत तजस्सुस हो रहा है ना कि मैं छत पर आकर करता क्या हूँ? देवर के इस तरह पूछने पर मैं शर्मिंदा हो गई, मगर कहा कुछ नहीं। आप देख रहे, मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है। अम्मी का मुझ पर जोर था कि मैं आपसे शादी करूँ, मगर मैंने साफ लफ्जों में जवाब दे दिया। वजह ये नहीं थी कि आप में कोई कमी थी, वजह ये थी कि मैं किसी और लड़की को चाहने लगा था। मगर अम्मी मुझे बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी थी। एक बार अली भाई ने अम्मी की बातें सुन ली तो उन्होंने कहा कि आपको सहर को बहू बनाना है तो साइम ही क्यों, मैं सहर से शादी क्यों नहीं कर सकता? अम्मी कहने लगी, तुम सहर से बहुत बड़े हो, वो साइम की हमजोड़ है। अली भाई कहने लगे, साइम किसी और से मोहब्बत करता है। आप यूँ ब्लैकमेल करके उसकी शादी सहर से कर भी देंगी तो वो कभी भी उसे खुश नहीं रख सकेगा। लेकिन आप खाला खालू से मेरे बारे में बात करें, अगर वो मान जाते हैं तो मैं सहर को बहुत खुश रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं है और सहर मुझे पसंद भी है। इस तरह से अली भाई ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। ये मामला तो हल हो गया था, मगर उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी उसके मंगेतर से तय कर दी। मैं इतना परेशान हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की के घर वालों से बात करनी चाहिए, तो लड़की ने मना कर दिया कि उसके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। फिर मुझे एक दोस्त ने लोटे वाले बाबा के बारे में बताया और कहा कि तुम उनके पास जाओ, वो बहुत अच्छे बाबा है। मैं बहुत परेशान था और उस बाबा के पास गया। उसने कहा मुझे एक अमल बताएगा जो मुझे 40 दिन तक करना होगा। इस तरह उस लड़की का मंगेतर खुद पीछे हट जाएगा और उसके घर वाले उस लड़की से मेरी शादी कर देंगे। तब से लेकर मैं रोज उस लोटे में पानी भरकर ऊपर आता हूँ और बाबा के दिए गए अमल करता हूँ और कभी उस बाबा के दिए गए तावीज उसमें लोटे में जलाता हूँ। जब आप मुझसे पूछती थी तो मैं इशारों में बात करता था, क्योंकि बाबा ने कहा था कि अमल के दौरान बात नहीं करनी। उस बाबा ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसा बटोरा है और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कब्रिस्तान में चिल्ला काटूंगा, मगर अब जाकर मुझे लगने लगा है कि वो मुझे अभी तक बेवकूफ बनाता आ रहा है। कल उस लड़की की शादी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। जहनी तनाव की वजह से मुझे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अमल करते हुए देख लिया है। साइम की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। साइम की हालत अजीब हो रही थी, आंखें लाल थी, ऐसा लगता था जाने कितने दिनों से सोया नहीं है। उसने और भी बहुत सी बातें बताई कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, सब कुछ उस बाबा के पीछे लौटा दिया है। मैंने साइम को बहुत समझाया कि एक लड़की पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तो उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अब उसकी शादी होने वाली है और ये शादी होकर रहेगी। बाबा तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे बटोर रहा है। मैंने साइम से कहा, साइम तुम पीछे हट जाओ,
यहाँ पर कुछ हाथ नहीं आने वाला। रातों को जाग कर तुमने अपनी सेहत बर्बाद की है और इस बाबा के पीछे इतना पैसा जाया किया है। ये बस अपना कारोबार बनाकर बैठे हैं, लोगों को लूटते हैं, उनका वक्त बर्बाद करते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की जरूर रखी होगी, बस अल्लाह पर भरोसा करो और फजूल के झमेलों में मत उलझो। ये लड़की शादी के बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगी। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के बाद सारी मोहब्बतें भूल जाती है और अपने शौहर से मोहब्बत करने लगती हैं। फिर मैंने भी झिझकते हुए उससे कहा कि बचपन से मैंने आपके नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना था, इसलिए अली से शादी करते हुए मेरे दिल में भी बहुत से खदशात थे, लेकिन अली की मोहब्बत पाकर मैं पुरानी हर बात भूल बैठी हूँ और अब अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मेरे लिए चुना, वही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। मैंने अपनी तरफ से साइम को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब भी वो उलझा हुआ था, उसका जहन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उसे वहीं बैठा छोड़कर नीचे अपने कमरे में आ गई क्योंकि बहुत रात हो गई थी। अली सो चुका था, वो जल्दी सोने का आदी था। मुझे साइम पर तरस आ रहा था, उसे मोहब्बत के नाम पर कैसे एक ढोंगी बाबा ने लूट लिया था। मुझे वो वक्त याद आया जब मैं साइम में दिलचस्पी लेती थी, मगर अब अपने दिल में झांका तो कहीं भी साइम का नामो निशान तक नहीं था। मेरे दिल पर अली पूरी तरह से काबिज था और मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी। अगले दिन साइम बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि उस दिन उसकी महबूबा किसी और की दुल्हन बन रही थी। 2 दिन तक साइम अपने कमरे से नहीं निकला, बीमारी का बहाना करके अंदर पड़ा रहा। फिर एक दिन साइम मेरे पास आया और मुझसे कहा, भाभी आपने सच कहा था, वो पीर पापा ढोंगी और झूठा था, सबको बेवकूफ बनाकर उससे पैसे हड़प करता रहा। कल उसे पुलिस पकड़ कर ले गई और उसका सारा झूठ सबके सामने आ गया है और उसने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया है कि कैसे अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को लूट कर उनकी कम अकली से फायदा उठाकर उनको बेवकूफ बनाता आया हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने उस पर यकीन किया और आपने ये भी सही कहा था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे फोन किया तो उसने मेरा फोन ही ये कहकर काट दिया कि मैं उसे अब मजीद परेशान ना करूँ। वो अपने शौहर के साथ खुश है और वो नहीं चाहती कि उसके शौहर को कोई भनक भी पड़े और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की भी मेरे साथ मोहब्बत का खेल ही खेलती आई है और मुझे धोखा दे रही थी। ये सब बताते हुए साइम बहुत रंजीदा था। मैंने उसे कहा, तुम परेशान न हो और जल्द से जल्द शादी करके अपने घर बसाओ। ये सब जो भी हुआ तुम्हारे साथ उसे भूल जाओ। और ऐसा ही हुआ। साइम ने अपनी अम्मी को सारा इख्तियार दे दिया कि वो उसके लिए लड़की ढूंढे और साइम की शादी हमारी कजन रबिया से हुई और अब दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी पीर बाबा के हाथ की कठपुतली मत बने। कोई किसी का महबूब कदमों में नहीं ला सकता, जिसके नसीब में जो होगा उसे वही मिलेगा। और ये भी एक हकीकत है कि लड़की शादी से पहले जिसको भी अपने दिल में बसाती हो, शादी के बाद उसका सब कुछ उसका शौहर ही हो जाता है और वो उसी से मोहब्बत करने लगती है जो उसका महरम होता है, क्योंकि निकाह में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है।